जावा वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, मेन मेथड इन जावा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि जावा के अंदर जो हमारा मेन मेथड है उसका क्या रोल होता है और मेन मेथड को हम लोग को कैसे किस सिंटैक्स से हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग मेन मेथड के बारे में बात करते हैं कि मेन मेथड क्या होता है। फ्रेंड्स, मेन मेथड जावा के किसी भी प्रोग्राम को रन करवाने का एक जरिया होता है जिसके थ्रू हम जावा के प्रोग्राम को रन करवाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक रूम का, उस रूम के अंदर एंटर होने के लिए उस रूम का एक दरवाजा होना चाहिए। सेम ऐसे ही किसी भी प्रोग्राम को रन करवाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमारे पास उस प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन होना चाहिए। बिना मेन फंक्शन के हम लोग प्रोग्राम को रन नहीं करवा पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि हम लोग मेन फंक्शन के बारे में या मेन मेथड के बारे में हम लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, मेन मेथड इज यूज टू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम। मेन मेथड जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए काम आता है। विदाउट मेन मेथड वी कांट रन ए सिंगल प्रोग्राम इन जावा। बिना मेन मेथड के हम लोग जावा के किसी भी प्रोग्राम को रन नहीं करवा सकते। इवन अगर आपने पहले सी या सी प्लस प्लस पढ़ा हुआ है तो हम सी या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को भी विदाउट मेन मेथड रन नहीं करवा सकते। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका सिंटेक्स क्या है। ठीक है, इसका सिंटेक्स हम लोग देखेंगे। इसके सिंटेक्स में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं पब्लिक, फिर हम लिखते हैं स्टैटिक, फिर हम लिखते हैं वॉइड, फिर हम लिखते हैं मेन, और हम आर्गुमेंट के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का एरे लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जावा का जो मेन फंक्शन है उसका स्टैंडर्ड सिंटेक्स है। जावा के मेन मेथड का स्टैंडर्ड सिंटेक्स है, यानी कि जब भी आपका प्रोग्राम रन होगा तो इसी सिंटेक्स को खोजा जाएगा। जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, जो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाती है, जब भी आप अपने प्रोग्राम को रन करवाओगे तो जेवीएम सबसे पहले इसी सिंटैक्स को ढूंढेगा और इस सिंटैक्स को ढूंढने के बाद इसी सिंटैक्स को एंटर होके यहीं से एग्जीक्यूशन शुरू करेगा आपके प्रोग्राम की। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग कीवर्ड यहाँ पर मेथड है, मेथड की हम बात कर लेते हैं। मेथड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेन भी हमारा एक मेथड ही है। फ्रेंड्स, जब भी हमें किसी मेथड को रन करवाना होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी हमें किसी मेथड को रन करवाना होता है तो उस मेथड को हमें कॉल करना होता है। ठीक है, उस मेथड को हमें कॉल करना होता है। जैसे ये एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया है m1 के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मैंने मेथड बनाया m1 के नाम से, एक मेथड बनाया m2 के नाम से और एक मेथड बनाया मैंने m3 के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तीनों मेथड है, इन तीनों मेथड्स को यहाँ पर मेन मेथड के अंदर कॉल करवाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मेन मेथड के अंदर इन तीनों मेथड्स को कॉल करवाया गया है और ये तीनों मेथड भी आपस में एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फोकस करने वाली बात ये है कि अगर हमें किसी भी मेथड को अगर रन करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो उससे पहले उसे कॉल करने की जरूरत पड़ती है। विदाउट कॉलिंग कोई भी मेथड रन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो माइंड में सबसे पहले हमारे क्वेश्चन यही आता है कि मेन मेथड को कौन कॉल करता होगा, क्योंकि अगर मेन मेथड हमारा एग्जीक्यूट होता है तो उसे कॉल तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, मेन मेथड को तो कॉल करेंगे तभी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो मेन मेथड को कौन कॉल करता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में रखना। ठीक है, आगे जब हम एक्सप्लेन करेंगे, जब मैं स्टैटिक एक्सप्लेन करूंगा उस टाइम पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पब्लिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन मेन मेथड जो हम काम में लेते हैं, इसके अंदर पब्लिक का क्या रोल होता है। फ्रेंड्स, पब्लिक क्या होता है? पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है। जावा के अंदर 4 तरीके के हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक हमारे पास होता है पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, एक होता है हमारे पास डिफॉल्ट लिख लेते हैं, एक हमारे पास डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है, एक हमारे पास प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर है और एक हमारे पास प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है। ये 4 एक्सेस मॉडिफायर्स फ्रेंड्स हमारे पास होते हैं। इनके अंदर जो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर होता है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का मतलब ये होता है कि आपके मेन मेथड को एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर अगर कितनी भी क्लासेस हैं तो उन क्लासेस में कहीं पर भी किसी के भी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करवाया जा सकता है।
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि उस किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर सब जगह एक्सेसिबल होगा, किसी एक पर्टिकुलर पैकेज के अंदर सब जगह एक्सेसिबल होगा, और अगर हम किसी दूसरे पैकेज की बात करते हैं तो उस पैकेज में भी एक्सेसिबल होगा। पैकेज की मैं अगर बात कर देता हूँ तो मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरे पास 2 घर हैं, ठीक है, ये घर है, ये मेरे पास एक घर है, ठीक है, तो इन दोनों घरों को तो मैं मानूंगा पैकेज, ठीक है, और ये पैकेज मेरा 1 हो गया और ये हो गया मेरा पैकेज 2, ठीक है, ये हो गया मेरा पैकेज 2। तो 2 पैकेज मेरे पास हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रेंड्स कि ये मेरा घर है, इस घर के अंदर मैंने कुछ रूम्स बना रखे हैं, ठीक है, मान लो कि इसके अंदर मैंने ये 4 रूम बना दिए, ठीक है, तो ये चारों रूम को मैं मान लेता हूँ क्लास, ठीक है, तो ये जो मेरा हर एक रूम है, हर एक रूम मेरा क्लास है, ठीक है, हर एक रूम मेरा क्लास है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे मेरे इस पर्टिकुलर, मान लो कि इस पर्टिकुलर रूम के अंदर मेरा मेन मेथड पड़ा हुआ है, तो ये वाली क्लास भी इसको एक्सेस कर सकती है, ये वाली क्लास भी इसको एक्सेस कर सकती है, ये वाली भी क्लास एक्सेस कर सकती है, यानी कि इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस है सब क्लासेस उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो इनहेरिटेंस के थ्रू करो चाहे कैसे करो। इनहेरिटेंस एक टर्म होती है हमारे जावा के अंदर, ठीक है, आगे मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, आप देखिएगा, ठीक है। और अगर मैं मुझे यहीं पर इसी अगर मेरे मेन मेथड को इस पैकेज के अंदर भी अगर किसी क्लास के अंदर एक्सेस करना है तो वहां पर मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, यानी कि पब्लिक मेरा बनाने का रीजन ये है कि मैं अपने मेन मेथड को कहीं पर भी किसी भी क्लास में किसी भी पैकेज के अंदर किसी दूसरे पैकेज के अंदर भी एक्सेस कर सकूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते हैं इस बारे में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट हैज टू बी पब्लिक सो दैट जावा रन टाइम कैन एग्जीक्यूट दिस मेथड। पब्लिक होना चाहिए ताकि जनरल जो हमारा रन टाइम जावा रन टाइम होता है या जेवीएम है उसको इजीली रन करवा सके, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए स्टैटिक, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक क्वेश्चन दिया था कि दिमाग में रखने के लिए, कि आपको दिमाग में रखना है कि हर एक मेथड को रन करवाने के लिए किसी कॉलिंग की जरूरत होती है, उसको चाहे कोई दूसरा मेथड कॉल करे, लेकिन यहाँ पर मेन मेथड को कौन कॉल करे, क्योंकि मेन मेथड तो सबसे पहला मेथड है जो जो कि रन होना है, ठीक है, मेन मेथड तो वो सबसे पहला मेथड है जो कि रन होना है, तो उसको कौन कॉल करता होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको स्टैटिक वर्ड है इसको समझना पड़ेगा, स्टैटिक वर्ड को समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्टैटिक वर्ड को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए प्रोग्राम है, एक सिंपल नाम की क्लास बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक पेन ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने एक पेन ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरी एक सिंपल नाम की क्लास है, ये मैंने क्लास बनाई है, ज़्यादा ही मोटा हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि मैंने एक मेन मेथड बनाया है जिसके अंदर स्टैटिक और वॉइड मेन ये सब फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि इस प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं सबसे पहले, फिर आपको इसका जो फ्लो है फ्लो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम मैंने आपको बता देता हूँ कि मैंने किस फोल्डर में सेव किया हुआ फ्रेंड्स। ये प्रोग्राम मैंने, आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ई ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम्स के अंदर एक फाइल एक प्रोग्राम बनाया हुआ है सिंपल के नाम से। अब यहाँ पर देखिए कि सिर्फ एक सिंगल फाइल बनी हुई है और वो भी किस नाम से, सिंपल के नाम से बनी हुई है, ठीक है, सिंपल के नाम से एक जावा फाइल बनी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मुझे ई ड्राइव में जाना है, ई ड्राइव के में जाने के लिए मैं ई और कॉलन लिखूंगा, तो मैं ई ड्राइव में आ चुका हूँ। अब मुझे ई ड्राइव के जावा प्रोग्राम्स नाम के एक फोल्डर में जाना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर जावा प्रोग्राम्स, ठीक है, जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर मैं आ चुका हूँ। अब मुझे प्रोग्राम मेरा रन करवाना है, उसका नाम है सिंपल, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, सॉरी पहले मेरा रन नहीं करवाना, मुझे पहले कंपाइल करवाना है, तो मैं लिखूंगा जावा सी और यहाँ पर लिखूंगा मैं सिंपल डॉट जावा, ठीक है। कंपाइल कराने का ये तरीका होता है किसी भी प्रोग्राम को, ठीक है। एनवायरमेंट वेरिएबल मैंने पहले सेट किया हुआ, जावा प्रोग्राम को कैसे रन करना है, अगर ये आपको देखना है तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हो जहाँ पर मैंने वेरिएबल जो एनवायरमेंट वेरिएबल है वो सेट करना बता रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे मैं एंटर करूंगा तो अब मेरा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल होगा, सिंपल जावा सी। यहाँ पर सिंपल की स्पेलिंग आई थिंक आई मेड सम मिस्टेक, ओके, मैंने यहाँ एन लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पर एम लिखना है, ठीक है, सिंपल, एंटर किया।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो जो ये जावा कंपाइल हो रखा, फाइल जो कंपाइल हो रखी है सिंपल डॉट जावा, वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखिए आप, एक फाइल और एक जनरेट हो चुकी है सिंपल डॉट जावा के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, एक सिंपल डॉट जावा के नाम से फाइल मेरी जनरेट हो चुकी है। ठीक है, अब ये जनरेट होने के बाद क्या करता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। एक स्ट्रक्चर को तो हम लोग समझेंगे कि हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया था सिंपल डॉट जावा के नाम से। ये देखिए, ये हमारा सिंपल डॉट जावा के नाम से प्रोग्राम है। इसको हम सोर्स कोड बोलेंगे। ये भी मेरे प्रीवियस फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आप देखेंगे, पूरा ये मैंने स्ट्रक्चर समझा रखा है, पूरा आर्किटेक्चर मैंने समझाया हुआ वहाँ पर। ठीक है, सोर्स कोड को जैसे हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करते ही हमारे पास बाइट कोड जनरेट होगा, और बाइट कोड जनरेट होगा तो फाइल क्या बन जाएगी, हमारी सिंपल डॉट क्लास फाइल बन जाएगी, जो कि ऑलरेडी हमारे पास बन चुकी है। ये देखिए, सिंपल डॉट क्लास हमारे पास फाइल बन चुकी है। अब फ्रेंड्स, अब ये जो सिंपल डॉट क्लास फाइल है, ये जब मैं रन कराऊंगा, रन कराने का मतलब जैसे ही यहाँ पर मैं लिखूंगा कि जावा सिंपल, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा, एंटर करते ही क्या होगा कि मेरी ये जो सिंपल फाइल है, सिंपल डॉट क्लास फाइल है, इस क्लास को एग्जीक्यूशन के लिए क्लास लोडर के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, सो क्लास लोडर के अंदर डाल दिया जाएगा, और क्लास लोडर है वो है हमारा जेवीएम का एक पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास लोडर हमारा एक जेवीएम का एक पार्ट है। ठीक है, तो क्लास लोडर को हम यहाँ पे डाल देंगे। क्लास लोडर को यहाँ डालने के बाद क्या होगा कि सबसे पहले इस क्लास के अंदर, यानी कि सिंपल डॉट क्लास फाइल के अंदर जितने भी स्टैटिक टाइप के मेथड्स हैं, ठीक है, जितने भी स्टैटिक टाइप के मेथड्स हम देखेंगे, स्टैटिक टाइप का मेथड कौन सा है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि स्टैटिक टाइप का मेथड ये मेरा मेन मेथड है। ठीक है, तो जितने भी स्टैटिक टाइप के मेथड हैं वो अपने आप, है ना, अपने आप सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन था कि मेन मेथड को कौन कॉल करता होगा, तो मेन मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मेन मेथड को स्टैटिक बनाया, और अगर हम किसी मेथड को स्टैटिक बनाते हैं तो उसे कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही हमारी क्लास जैसे ये हमारी क्लास है सिंपल डॉट क्लास, जैसे ही हमारी क्लास क्लास लोडर के अंदर लोड की जाती है, तो लोड करते ही उस क्लास के जितने भी, ठीक है, उस क्लास के जितने भी स्टैटिक मेथड्स होते हैं, वो सारे के सारे स्टैटिक मेथड्स अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही रीजन है कि आप जावा को स्टैटिक क्यों बनाते हो, जावा के मेन मेथड को स्टैटिक क्यों बनाते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टैटिक समझ में आ गया होगा कि हम स्टैटिक क्यों बनाते हैं। तो हम पढ़ भी लेते हैं इसके बारे में कि मेन मेथड हैज टू बी सेट स्टैटिक सो दैट जेवीएम कैन लोड द क्लास इनटू मेमोरी एंड कॉल द मेन मेथड। ठीक है, मेन मेथड कॉल कर सके इसलिए, लेकिन इंटरनली क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी क्लास फाइल डॉट क्लास फाइल लोडर के अंदर, क्लास लोडर के अंदर जाके लोड होगा, लोड होते ही उस क्लास के अंदर मेन मेथड ही नहीं, अगर और कोई भी मेथड स्टैटिक टाइप के बने हुए हैं तो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं वॉइड की। ठीक है, तो वॉइड क्या करता है, वॉइड का मतलब ये होता है कि जावा का प्रोग्राम, आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जावा का प्रोग्राम, या हम कह सकते हैं कि मेन मेथड किसी को भी, जैसे कि यहाँ पर हमने मेन मेथड को कॉल किया, मेन मेथड को कॉल नहीं किया, मेन मेथड तो अपने आप कॉल हुआ है, स्टैटिक के थ्रू कॉल हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो मेन मेथड है वो किसी को कुछ भी रिटर्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, वो किसी को कुछ रिटर्न नहीं करता है, क्योंकि जैसे हमारा मेन मेथड का काम खत्म हुआ, मेन मेथड का काम शुरू होते ही आपका प्रोग्राम शुरू होता है, और जब आपके सारे टास्क परफॉर्म कर दिए जाते हैं तो वो भी आपका मेन मेथड से ही खत्म होता है, यानी कि आपके प्रोग्राम की कहानी मेन मेथड से शुरू होती है और मेन मेथड पे आगे खत्म हो जाती है। तो जैसे आपका मेन मेथड पे प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, प्रोग्राम खत्म होता है, तो उसके बाद आपका मेन मेथड किसी को कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए कि जावा मेन मेथड डजंट रिटर्न एनीथिंग बिकॉज वंस द मेन मेथड इज फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग जावा प्रोग्राम टर्मिनेट्स। ठीक है, जैसे आपका प्रोग्राम फिनिश होता है, एग्जीक्यूशन फिनिश होती है, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, यानी कि वो खत्म ही हो जाता है प्रोग्राम एक तरीके से। इफ वी ट्राई टू रिटर्न समथिंग फ्रॉम द मेन मेथड, अगर हम कोशिश भी करेंगे मेन मेथड से कुछ रिटर्न करने की, तो हमारा जो कंपाइलर है वो कंपाइलेशन एरर देना शुरू कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वो क्या एरर देगा, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो हमारा
कंपाइलर अनएक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू के नाम से कंपाइलेशन एरर हमारे सामने जनरेट कर देगा अगर हम लोग वॉइड को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वॉइड के अलावा कुछ और वैल्यू रिटर्न कराने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, या कोई स्ट्रिंग हो, या कोई एरे हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मेन फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मेन फंक्शन एक स्टैंडर्ड नेम होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड नेम होता है जिसे जेवीएम ढूंढती है। जब भी आपका प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे, या जब भी आप क्लास को लोड करोगे, है ना, जेवीएम लोडर के अंदर लोड करोगे, तो उस टाइम पर वो आपके मेन मेथड को सर्च करेगी। और मेन मेथड में भी किसको सर्च करेगी? इस पूरे पूरे स्टैंडर्ड को, कि आपने पूरा फॉलो किया तो नहीं किया, कि इसमें पब्लिक है या नहीं है, इसमें स्टैटिक है या नहीं है, इसमें वॉइड है या नहीं है, इसमें मेन को आपने सही प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, या इसके अंदर जो आपने लिया हुआ आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप का है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीजें इसमें चेक की जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि दिस इज द नेम ऑफ द जावा मेन मेथड। ठीक है, और इट फिक्स्ड, एंड व्हेन वी स्टार्ट ए प्रोग्राम इट लुक्स फॉर द मेन मेथड। ठीक है, मेन मेथड इस मतलब मेन मेथड को आप मेन के नाम से ही जानेंगे, इसी को सर्च किया जाता है जेवीएम के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग हमारे ARGS की। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है कि अगर ये हम कह सकते हैं कि अगर ये मेन मेथड के पैरेंथेसिस में है तो इसको हम लोग बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि ये हमारी आर्ग्यूमेंट लिस्ट है, इसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पैरामीटर है, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग एरे टाइप का एक पैरामीटर है। ठीक है, स्ट्रिंग एरे टाइप का ये क्या काम आता है फ्रेंड्स, कि जब भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं, सी के अंदर आप स्कैनएफ के थ्रू लेते थे, सी प्लस प्लस आप सी इन के थ्रू लेते थे, तो जब भी हमें यूजर से इनपुट लेना होता है तो जावा के अंदर वो इनपुट लिया जाता है आपका स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि वो आपका स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा जाता है। स्ट्रिंग फॉर्म के मतलब ये है कि अगर मैं यूजर को इन 5 देता हूँ तो वो 5 को इंटीजर फॉर्मेट में नहीं लेगा, वो 5 को स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेगा। इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, इसलिए मैंने इसको लिखा है डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, वहीं पर अगर मैं मुझे 6 लेना है तो वो ले लेगा इसको भी स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर। और अगर मैं इन दोनों को प्लस करने की कोशिश करूंगा तो मेरा आउटपुट 11 नहीं आएगा, मेरा आउटपुट आएगा 56। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा आउटपुट आएगा 56। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि इनपुट तो मेरा एज ए स्ट्रिंग लेगा, लेकिन फिर मुझे उसे कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर में। इसके लिए बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस, प्री डिफाइंड मेथड जावा हमें प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा स्कैनिंग टाइम पर भी हम लोग इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक स्कैनर क्लास हमें प्रोवाइड करवाता है जावा। ठीक है, इनपुट लेने के लिए जब हम इनपुट लेते हैं तो उसी टाइम पर हम लोग जो भी इनपुट लेते हैं उसको हम वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे डिजायर्ड डेटा टाइप के अंदर। अगर इंटीजर लेना है तो इंटीजर, फ्लोट लेना है तो फ्लोट, है ना, अगर मुझे स्ट्रिंग लेना है तो स्ट्रिंग टाइप में। तो ये सारी चीजें स्कैनर क्लास हमें प्रोवाइड करवाता है कि जैसे यूजर इनपुट देगा, ठीक है, इनपुट देगा तो इनपुट हमारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट को हम हमारे जरूरत के हिसाब से जो भी डिजायर्ड डेटा टाइप हमारा है हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ध्यान ये देना है कि स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट या स्ट्रिंग पैरामीटर हम लोग मेन मेथड के अंदर इसलिए लिखते हैं ताकि हम यूजर से इनपुट ले सकें। ठीक है, ताकि हम यूजर से इनपुट ले सकें। तो हम पढ़ते हैं इसको कि द मेन मेथड ऑल्सो एक्सेप्ट्स मोर डेटा फ्रॉम द यूजर। ठीक है, सम डेटा, वो कुछ डेटा एक्सेप्ट करता है यूजर से कि यूजर हमें कुछ डेटा देगा। इट एक्सेप्ट्स ए ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग्स विच इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग एरे। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है कि स्ट्रिंग आएगा हमारे पास। ठीक है, मतलब कि जो स्ट्रिंग में ही ये लेता है जो भी इनपुट होता है उसको। ठीक है, और लास्ट में क्या कह रहा है कि इट इज यूज टू होल्ड द कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू। जो भी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से मतलब ये कि जो भी इनपुट हम दे रहे हैं इसको, वो सारा का सारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही ये लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो मेरा स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग एरे है, और ये ARGS है, ये हमारे स्ट्रिंग का नेम है। ये नेम हम बदल भी सकते हैं। देखिए हम इसको यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करते हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ पर मैं इसको टेक्नो लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और इस प्रोग्राम को फिर मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम वापस हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, फिर हम इसको एक बार कंपाइल करते हैं। सक्सेसफुली हमारा कंपाइल हो जाएगा, और अब इसको रन करते हैं तो हेलो वेलकम टू जावा, वेलकम जावा इसने मुझे लिख के दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आज हम लोगों ने जावा के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जावा के मेन मेथड के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।